सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनका आपको अध्ययन करना है। लेकिन मॉड्यूल से अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी की वीडियो बनाई है। इसके साथ साथ मेरे मॉड्यूल की भी वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पे जाकर उसकी प्लेलिस्ट में प्रश्नोत्तरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है और एक मॉड्यूल के नाम से प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट में देखकर आप मॉड्यूल का अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, जब भी आपके विद्यालय में कोई निरीक्षण टीम आती है या आपके ब्लॉक के बीईओ आपके विद्यालय में आते हैं, तो आपको मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे जिले हैं जिनमें मॉड्यूल से संबंधित ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपके ब्लॉक में भी इस तरह की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाए। तो साथियों, दिनांक 10/12/2020 को जनपद मिर्जापुर के ब्लॉक नारायणपुर में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 और 2 की ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित की गई। वहां पर पहले ही टाइम डिसाइडेड किया गया है कि किस डेट को किस मॉड्यूल के किस भाग की परीक्षा होगी। ये काफ़ी अच्छा है, प्रयास है उनका मॉड्यूल को याद कराने का शिक्षकों को, कि पहले से ही पता होता है कि 2 भाग की आपकी परीक्षा होगी, तो आप 2 भाग का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ब्लॉक में पूरे मॉड्यूल की परीक्षा ले लेते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो साथियों, इस परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे गए। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये 25 प्रश्न कौन कौन से थे। काफ़ी मुश्किल प्रश्न पूछे गए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, इस परीक्षा में आधारशिला के बाद अब ध्यानाकर्षण की परीक्षा वहां पर हो रही है, तो उसके भाग 1 और 2 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न था, खाली स्थान भरिए, भारत के भाग्य का निर्माण होता है। कहाँ होता है? कक्षाओं में, घरों में, समाज में, कोई नहीं। तो साथियों, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। ये कोठारी आयोग ने 1964-66 में कहा था, और ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपका दिया हुआ है कि कोठारी आयोग ने 1964-66 में जो कोठारी आयोग था, उसने कहा था कि भारत के भाग्यों का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, कक्षाओं पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2 प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना और कब लागू हुआ? दोनों के आंसर अलग अलग हैं, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारा 2009 में बना था, आरटी एक्ट 2009, लेकिन ये हमारा अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर 2010 होगा। तो 2010 पे आप क्लिक कर दीजिए कि 2010 इसका आंसर होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न था, किसके सर्वे से यह विदित होता है कि अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है? आरटी एक्ट, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनएएस एंड, ये पीछे इसमें रिक्वेस्ट एडिट एसएस आ गया, तो इसमें लिखा हुआ है एनएएस एंड विभिन्न शोध अध्ययन। तो जो एनएएस है, यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, और वो विभिन्न शोध अध्ययनों के अध्ययन से ये पता चला कि अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर आपका 4th सही होगा। 4th पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मददगार है? कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 से 5, कक्षा 4 से 8, कक्षा 6 से 8। तो जो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, ये हमारा कक्षा 3 से 8 तक कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति में मददगार है। लेकिन फिर इसमें कुछ चेंज कर दिया गया, फिर इसे 4 से 8 कर दिया गया। तो इसका 3rd आंसर आपका सही होगा, कक्षा 4 से 8। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राय बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते।
आखिर बच्चे पठन पाठन में रुचि क्यों नहीं लेते? तो इसके कुछ कारण दिए गए हैं, यानी पठन पाठन में रुचि नहीं लेते या अपेक्षित संप्राप्ति नहीं होता बच्चों का, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके 5 कारण आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिए गए हैं। एक तो अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ये भी दिया हुआ है। कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, माता पिता की शैक्षिक स्थिति, ये आपके कारण दिए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा अध्यापकों का कठोर व्यवहार तो है ही। बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग न करना, आर्थिक स्थिति भी है कि माता पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है या शैक्षिक स्थिति उनकी सही नहीं है, और सभी। तो मेरे अनुसार इसका आंसर सभी होगा। लेकिन अगर आप देखें ध्यानाकर्षण में, तो ध्यानाकर्षण में 4 कारण दिए हुए हैं, और कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, माता पिता की शैक्षिक स्थिति। तो इसमें आपका, इसके अनुसार आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसमें आर्थिक स्थिति भी बाधा आती है कि पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते, और आर्थिक बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, यह भी होता है। तो इसका आंसर सभी भी हो सकता है। लेकिन अगर मॉड्यूल की बात करें तो उसका आंसर अध्यापकों का कठोर व्यवहार होगा, क्योंकि अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण में आपके 4 कारण दिए हुए हैं। तो चलिए मैं फिलहाल सभी पे क्लिक करता हूं, जैसा भी आपको सही लगे उसको देख लेना। उसके बाद ध्यानाकर्षण की शुरुआत, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। सत्र के प्रारंभ में योजना बनाकर करना चाहिए, सत्र के बीच में करना चाहिए, अंत में करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। तो ध्यानाकर्षण की शुरुआत आपको सत्र के प्रारंभ में ही आपको योजना बनानी होगी, बच्चों का टेस्ट लेना होगा, तो बनाकर करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम इस बात पर बल देता है कि शिक्षक यह जाने कि बच्चा जिस कक्षा में है उसे उस कक्षा के क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अभिभावक यह जाने कि बच्चा जिस कक्षा में है उसे उस कक्षा के क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है दोनों को जानकारी होनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, क्योंकि शिक्षक को भी अधिकार है जानने का कि जिस कक्षा में उस कक्षा क्या क्या ज्ञान है, और इसके साथ साथ अभिभावक भी ये जाने कि बच्चा जिस कक्षा में है उसे कक्षा के क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य कक्षा शिक्षण में होता है चाक टाक, नवाचारी, आईसीटी और गतिविधि। जो सामान्य कक्षा शिक्षण होता है वो चाक टाक से शुरू होता है। तो चाक टाक इसका ऑप्शन सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन होता है सामान्य कक्षा शिक्षण में, लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में, दोनों में कोई नहीं। तो गुणात्मक और संख्यात्मक अवलोकन जो होता है हमारा, वो लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में होता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम बच्चों में बल देता है तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति, सभी पर। तो जो लर्निंग आउटकम होते हैं वे आपके तर्क पे भी बल देते हैं, चिंतन पे भी बल देते हैं, कल्पना शक्ति पे बल देते हैं। तो इसका आंसर सभी पर सही होगा, सभी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे वर्णों और अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं, यह किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? कक्षा 5, कक्षा 4, कक्षा 2 और कक्षा 1। तो बच्चे वर्णों और अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखना शुरू कर देते हैं, ये आपका कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम है। तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा, फोर्थ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, बच्चे में वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाएं कि बच्चों का कितना अधिगम स्तर है? तो इसके लिए मूल्यांकन से, आकलन प्रपत्र से, आरंभिक परीक्षण के माध्यम से, किसी से नहीं। तो आकलन प्रपत्र से, आरंभिक परीक्षण के माध्यम से, यानी आरंभिक परीक्षण भी आपका एक तरह से आकलन प्रपत्र ही होता है, लेकिन इसका आंसर आरंभिक परीक्षण के माध्यम से ही सही होगा। आरंभिक आप परीक्षण करेंगे आकलन प्रपत्र के माध्यम से, और आकलन प्रपत्र भी इसका सही होगा, क्योंकि आकलन प्रपत्र ही बनाने हैं आपको। तो इसका आंसर मैं तो थर्ड पे लगाऊंगा, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड आपका सही होगा। आरंभिक परीक्षण के माध्यम से आपको आरंभिक परीक्षण करना है, वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है कि अब बच्चे का अधिगम स्तर कितना है। तो इसके लिए आरंभिक परीक्षण करना होगा, लेकिन अब आकलन प्रपत्र से भी इसे कर सकते हैं। तो थर्ड इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आकलन प्रपत्र आरंभिक परीक्षण के लिए बनाना होगा। देखिए इसमें भी आ गया है, आरंभिक परीक्षण के लिए आकलन प्रपत्र बनाना है। तो इसका आकलन प्रपत्र भी आंसर सही हो सकता है मेरे हिसाब से,
क्योंकि वर्तमान अधिगम स्तर का पता आकलन प्रपत्र से लगाया जाता है, लेकिन वो आरंभिक परीक्षण में होगा। तो ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं, दो उनके आंसर निकल रहे हैं। आकलन प्रपत्र आरंभिक परीक्षण के लिए बनाना होगा प्रत्येक विषय का, केवल हिंदी का, हिंदी और गणित का, केवल हिंदी का। तो आकलन प्रपत्र जो आपको बनाने हैं कक्षा 3 से 8 के बीच में, वे आपको प्रत्येक विषय के बनाने होंगे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान सभी के बनाने होंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका आरंभिक परीक्षण में प्रश्न होना चाहिए। उसमें ज्ञानात्मक भी होने चाहिए, आपके बोधात्मक भी होने चाहिए, अनुप्रयोगात्मक भी होने चाहिए और तर्कात्मक भी होने चाहिए। जो आप आरंभिक परीक्षण करेंगे तो उसमें आपके सभी तरह के आपके प्रश्न होने चाहिए। तो इसकी एक निश्चित परसेंटेज होती है आरंभिक परीक्षण की, यानी कितने परसेंट आपके ज्ञानात्मक होने चाहिए, यानी 20% तो आपके ज्ञानात्मक होने चाहिए, 50% आपके बोधात्मक होने चाहिए, 20% आपके अनुप्रयोगात्मक होने चाहिए और 10% आपके तर्कात्मक होने चाहिए, यानी सभी तरह के प्रश्न आपके होने चाहिए। तो 14 का आंसर आपका फोर्थ होगा, फोर्थ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कितने परसेंट प्रश्न लगभग बोधात्मक होने चाहिए। तो मैंने बताया 50% प्रश्न आपके बोधात्मक होने चाहिए, तो इसका 50% आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के आकलन के लिए लगभग कितने प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। जो आप कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों का आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो उसमें आपको 15 प्रश्न लेने होंगे। तो 15 प्रश्न में से आपके 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ होंगे। तो इसका आंसर 10 होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ पूछ रहा है तो इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग कुल कितना प्रश्न होने चाहिए। तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए जब आप प्रश्न आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो उसमें कुल 25 प्रश्न होंगे। 25 प्रश्न में से 20 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 18, आरंभिक परीक्षण के उपरांत जिस बच्चे को किसी परीक्षा में 3 अंक मिले। जब आप आरंभिक परीक्षण करेंगे तो आपको देखना होगा कि बच्चे को कितने अंक मिले। या तो आप उसको 1 अंक देंगे, 2 अंक देंगे या 3 अंक देंगे। अगर उसे 3 अंक मिल गए तो उसे लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है। 2 अंक मिले तो आंशिक रूप से प्राप्त है और 1 अंक मिला तो बिल्कुल नहीं प्राप्त है या 0 मिली, तो 3 वाले को लर्निंग आउटकम पूर्ण रूप से प्राप्त है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका आरंभिक परीक्षा में जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45 हैं, 21 से 45 के मध्य हैं, वे किस समूह में शामिल हैं। तो इस प्रश्न में भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आरंभिक परीक्षा में जिनके प्राप्तांक 21 से 45 के मध्य हैं, तो इसमें इन्हें यह लिखना चाहिए था प्राथमिक स्तर का परीक्षा है या आपकी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा है। अगर हम इसे प्रारंभिक स्तर पे माने तो प्रारंभिक स्तर में 21 से 45 के समूह वाले आपके ए समूह में होंगे, क्योंकि 45 अंक की वहाँ परीक्षा होती है तो एक समूह में होंगे। लेकिन अगर इसे जूनियर की माने तो जूनियर में 25 या 25 से कम वालों को सी में कहते हैं और 26 से 34 के मध्य वाले को बी में कहते हैं, तब ये बी में आ जाएगा। तो इसलिए वैसे सही तो आंसर इसका ए ही होगा, लेकिन इन्हें लिखना चाहिए था प्रारंभिक स्तर पर, क्योंकि 21 से 45 का प्रारंभिक स्तर में समूह ए में माना जाता है, तो ए में आप इसे मान सकते हैं। तो ए इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं। एक अच्छे शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की प्रगति का सतत आकलन, बच्चों के आकलन के लिखित कार्य का आकलन, परीक्षा के आकलन, 1 और 2 सही है। तो रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होता है, बच्चे शिक्षक बीच बीच में देखता रहता है कि बच्चे में क्या कमी है, उसका आकलन करता रहता है और जो कमी होती है उसके साथ 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 सुधार करता रहता है। तो इस तरह के आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। एक अच्छे शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की प्रगति का सतत आकलन आपका रचनात्मक आकलन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर के अंतर को कहते हैं। क्या होता है जब हम बच्चे को देखते हैं उसका अधिगम स्तर वास्तविक अधिगम स्तर से
कम होता है, ज़्यादातर का कम होता है। तो इनके बीच में एक गैप आ जाता है, यानी कि जितना हम चाह रहे हैं कि बच्चे पे इतना आ जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में उस पर इतना नहीं आता। तो इन दोनों के अंतर को हम लर्निंग गैप कहते हैं। तो लर्निंग गैप इसका आंसर सही होगा, सेकंड आंसर इसका सही होगा, सेकंड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंक आधारित आकलन से। अगर आप अंक आधारित आकलन कर रहे हैं बच्चों का, बच्चों में वास्तविक सीख के अंतर का पता चलता है? बिल्कुल नहीं चलता। बच्चे ने किन किन बिंदुओं को समझ लिया है, केवल यही पता चल सकता है? ये भी नहीं चलता। वास्तविक सीख स्तर का पता नहीं चल पाता। अगर आप अंक आधारित आकलन करते हैं तो उसमें वास्तविक सीख के स्तर का पता नहीं चल पाता। तो मेरे अनुसार इसका आंसर थर्ड सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण की गतिविधियों को संचालित करते हैं। कक्षा में पाठ को पढ़कर, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से, केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, और कोई नहीं, कोई सही नहीं। तो इसका आंसर मेरे अनुसार इसका सेकंड सही होगा, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं वह अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से। तो सेकंड पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका यदि बच्चा सुनकर गलत लिखता है, यानी सुन लिया बच्चे ने, सुनने के बाद गलत लिख दिया, इसका मतलब उसने ढंग से सुना ही नहीं, तथा देखकर सही लिख पा रहा है, देख के सही लिख पा रहा है, यानी देख के सही लिख रहा है, तो इन्हें लिखना तो उस पर आता है। तो उसमें किस कौशल का विकास नहीं हुआ? श्रवण कौशल, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल। देखिए बोलने से तो इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि बोलने तो इसमें कुछ दिया ही हुआ नहीं है। पढ़ने का कौशल यानी कि देख के वो सही लिख रहा है, यानी पढ़ तो रहा है उसे और लिख भी सही रहा है, लेकिन सुनने के बाद गलत लिख रहा है। तो श्रवण कौशल इसका आंसर सही होगा। तो श्रवण कौशल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट प्रश्न है इसका, निरंतर सीखते रहने से बच्चों के अंदर परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास की जागृति, दूसरा ऑप्शन है सामाजिकता का विकास, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न होना, और चौथा ऑप्शन है केवल एक और दो सही है। तो निरंतर सीखते रहने से बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की जागृति होती है, बिल्कुल सही है। सामाजिकता का विकास भी होता है, ये भी सही है, निरंतर सीखते रहेगा बच्चा। शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो शिक्षण तो टीचर्स का काम होता है, तो शायद इससे तो टीचर से संबंधित है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, केवल एक और दो विकल्प सही है। तो इस तरह से इस परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे गए। सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ पर केवल 2 भाग की परीक्षा हुई। जल्द ही वहाँ पर भाग 3 और भाग 4 की परीक्षा होगी। मैं जल्द ही उसकी वीडियो आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा जैसे ही वहाँ पर परीक्षा होती है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।